हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राधेश पाठशाला के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं राधेश्याम केवट। तो आज की यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो विद्यार्थी या स्टूडेंट्स यूजीसी नेट दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जून 2026 की दृष्टिकोण से अपनी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी तैयारी का सबसे पहला चरण या कहूं मैं आपकी प्रवेश द्वार या एंट्री गेट होता है, वो होता है उस परीक्षा या संबंधित एग्जाम का आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस। क्योंकि जब तक आप किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम या सिलेबस को नहीं समझोगे, आप अच्छा स्कोर लेकर नहीं आ सकते। हर स्टूडेंट चाहता है कि वह जेआरएफ क्वालिफाई करे और जो आपको फेलोशिप मिलती है उस फेलोशिप को लेकर वो अपनी पीएचडी को सुचारू रूप से आगे जारी कर सके। तो आज की हम इस क्लास में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का कंप्लीट और बड़े ही सूक्ष्म तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम उन सभी को बड़े ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का कंप्लीट एक जो सिलेबस आपकी 10 यूनिट है, क्या इसका साथ में हम पैटर्न भी समझ लेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो, प्रारंभ करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ, क्योंकि जब तक जेआरएफ नहीं लिखते ना वो फील नहीं आती। इसमें दिसंबर 2025 और 26 के दृष्टिकोण से है, तो इसमें हम करेंगे आपके सिलेबस की चर्चा। सिलेबस या पाठ्यक्रम किस चीज का? तो ये होगा आपका पेपर 1 का। क्लियर? आपके 2 पेपर होते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा। हमारे इस पेपर में हमारे इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, जबकि पेपर 2 है ये आपकी जो एमए का जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय, उसी विषय का अलग अलग होता है। इस प्रकार से यूजीसी में 84 सब्जेक्ट में यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो हम समझते हैं आपके पेपर 1 में एक एक चीज को। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पैटर्न समझा देता हूँ आपको पेपर 1 का। देखिए, इसमें आते हैं 50 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन कितने हैं आपके? 50। यूनिट कितनी है? यूनिट 10 है। प्रत्येक प्रश्न के कितने मार्क्स मिलते हैं? प्रत्येक प्रश्न के आपके लिए मिलते हैं 2 नंबर। तो टोटल ये आपका स्कोर कितना होता है? 100 नंबर का। ये आपकी मैंने एक छोटा सा इसका पैटर्न समझाया है, किस तरीके से आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका ये एग्जाम कराया जाता है। फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट है आपके पेपर का एमसीक्यूज फॉर्मेट में यह एग्जाम कराया जाता है। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही कराया जा रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका ये पेपर। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, प्रत्येक यूनिट को समझने का हम प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 1 क्या है? अब देखिए, सीधा आते हैं। चलिए, ये रही आपकी यूनिट नंबर 1। यूनिट, एक एक यूनिट को पहले समझेंगे ना, एक एक यूनिट को समझते चलेंगे। यूनिट नंबर 1 जो है आपकी, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की। क्या यूनिट है विद्या बच्चों? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति, हिंदी में भी लिख देता हूं, दोनों ही विद्यार्थियों, दोनों ही भाषाओं में, शिक्षण अभिवृत्ति। तो ये आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं ये समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, जेआरएफ करने के बाद हर विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। प्रोफेसर बनने का मतलब है आप टीचर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस यूनिट में हम बेसिकली छात्र और शिक्षक दोनों के संबंधों को समझते हैं, दोनों की आवश्यकताओं को समझते हैं, दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक जो भी बिंदु होते हैं उन सभी का विश्लेषण करते हैं। शिक्षण में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, उन सबको समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे जो सिलेबस में लिखा है, उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें सिलेबस से इतर भी पूछी जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसी सिलेबस का पार्ट होते हैं, परंतु वो मेंशन नहीं है, बस इतना याद रखना। क्योंकि अब यूजीसी में जो चीजें है ना, बहुत ज्यादा डीप होती जा रही हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, सिलेबस डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। कहां से डाउनलोड करोगे? यूजीसी नेट जेआरएफ की वेबसाइट पे जाना, वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस निकालना और इसको प्रिंट करवा लेना, या मैं नोट करवा रहा हूं तो नोट कर लेना। सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं। मेरे पास दोनों लैंग्वेज में रखा हुआ है सिलेबस यहाँ पर।
तो एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका यूनिट नंबर 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे पहली चीज आपकी जो सिलेबस में लिखी है वो लिखी है टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या है। पहले टीचिंग का कॉन्सेप्ट हम इसमें समझते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें हम उसकी अवधारणा, टीचिंग की अवधारणाएं समझेंगे, या कॉन्सेप्ट या अवधारणा बात एक ही है, अवधारणाएं हम समझेंगे। फिर और क्या पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ेंगे, शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, लर्निंग के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीजें समझना है हमको इसमें। क्लियर? टीचिंग के लेवल हम पढ़ेंगे इसमें, टीचिंग लेवल्स हमको पढ़ना है। टीचिंग के कौन कौन से लेवल्स होते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग के कौन कौन से लेवल्स हैं इन सबको बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। और क्या पढ़ते हैं, अब देखिए टीचिंग लेवल के अंदर बहुत सारी आपको मेटाकॉग्निशन, कोग्निशन, बहुत सारी जो मेथड से अलग अलग, इसमें बहुत सारे जो विचारक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने विचार दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को भी पढ़ना है अपन को। ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। और क्या है, इसमें हमको इनकी विशेषताएं पढ़ना पड़ती हैं, विशेषताएं पढ़ना पड़ती है, टीचिंग मेथड्स पढ़ना पड़ते हैं। टीचिंग मेथड्स का अभ्यास करना पड़ता है। और क्या पढ़ना पड़ता है इसके अंतर्गत, टीचिंग मेथड्स के अतिरिक्त आपको एलएमएस पढ़ना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर होते हैं टीचिंग के, टीचिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो अध्ययन में आपको, जैसे कि एक काहूत एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, एक काहूत सॉफ्टवेयर है, काहूत, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारी, क्योंकि आज का ऑनलाइन का समय, मैं भी आपसे देखिए ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ा हूं, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब हो चुका तो मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहा हूं। ये क्या, ये एक एलएमएस है, एलएमएस सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपने मोबाइल में या मैंने अपने कैमरे में या लैपटॉप में के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर मैं एक सामने वर्चुअली आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर पढ़ना है, पीडीएफ बनाने के लिए, क्यूज के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको पढ़ना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एलएमएस, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको लिए अपडेट रहना पड़ेगा हमको। प्रकृति पूछी जाएगी आपसे, टीचिंग की प्रकृति हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना पड़, कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत या थ्योरी आप कह लीजिए जिनको, सिद्धांत या थ्योरीज हमको पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। और लगभग 5 प्रश्न आना है इस यूनिट से, तो इग्नोर नहीं कर सकते। आसान यूनिट है लेकिन शुरू में समझना पड़ेगा, तभी कहीं जाके यूनिट हमको समझ में आएगी। क्लियर? और फिर हमको एवोल्यूशन पढ़ना पड़ता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन या मूल्यांकन प्रणाली आप जैसे कह लीजिए, मूल्यांकन प्रणाली। इतना समझ में आ रहा? तो ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिए, नहीं तो सिलेबस प्रिंट कीजिए। अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको कि मोटी मोटी चीजें, जब हम इसका अध्ययन करेंगे, अभी लाइव क्लास आने वाले, तो एक एक यूनिट को और उसमें हम विस्तार से समझते हुए चलेंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ये है इसमें, और एक बार देख लेते हैं। ये सिलेबस हाथ में है अपने, मूल्यांकन प्रणाली हो चुका है, शिक्षण की प्रणालियां, टीचिंग की जो भी प्रणालियां हैं, हायर एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर शिक्षण की क्या क्या प्रणालियां हैं, वो सब हमको अध्ययन करना है। शिक्षण के क्या तत्व हो सकते हैं, शिक्षार्थियों की क्या विशेषता हो सकती है, क्योंकि शिक्षक को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार ही पढ़ाना पड़ता है। तो ये मेनली मुख्य चीजें इसमें है। सेकंड आते हैं अपन यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, ये आपकी यूनिट नंबर 2। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, सेम वही चीज है जो मैंने अभी बात की। सबसे पहले शिक्षण की प्रकृति पढ़ेंगे, शिक्षण के रिसर्च की प्रकृति पढ़ेंगे, रिसर्च के उद्देश्य पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे इसके, शिक्षण के टाइप्स यानी कि प्रकार, शिक्षण के माफी चाहूंगा, रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, रिसर्च की मेथड हम पढ़ेंगे सारे के सारे, क्या क्या विधियां होती हैं,
एक फिर इसके बाद इसमें हम सैंपलिंग पढ़ेंगे, सैंपलिंग क्लियर। सैंपलिंग के बाद हम रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे, रिसर्च डिजाइन हम पढ़ेंगे। अभिकल्प, शोध अभिकल्प भी जिसको हम बोलते हैं, शोध अभिकल्प। बेसिकली ये यूनिट है क्या, मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में, देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, रिसर्च ही करेंगे ना। तो उन रिसर्च में, तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको किन किन चीजों पे काम करना है, कैसे आपकी रिसर्च को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। रिसर्च के कौन कौन से टाइप होते हैं, आप किस फील्ड में, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको कैसे डाटा कलेक्शन करना। एक आती है आपकी सैंपलिंग, ये इसमें डाटा कलेक्शन या सैंपलिंग, इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं, सैंपलिंग की भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे रिसर्च के प्रकार हैं, ये सब चीजें समझना है। कुछ सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज आते हैं, साइट, इसमें आपको प्लेगरिज्म भी समझना है, यानी कि साहित्य चोरी आप जिससे कह सकते हैं, ये भी पढ़ना है, बहुत पूछा जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर इससे पूछे जाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर साहित्य चोरी को पकड़ने के लिए उपयोगी हैं, जो भारत सरकार जिनका यूज करती है, या शोध या रिसर्च में साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन हम कैसे बनाते हैं, शोध का प्रारूप कैसे तैयार करते हैं, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। और एक आप इसमें शोध नैतिकता एक टॉपिक है, इसमें आपको एथिकल चीजें पढ़ना है शोध के विषय में, शोध नैतिकता। शोध नैतिकता, ये एथिकल चीजें इजी है। और भी टॉपिक है, इससे जब हम एक एक चीजें करके जब पढ़ते चलेंगे ना, ये सिर्फ ये छोटे छोटे एक शब्द लिख दिए हैं, इसको आसान मत समझना, ये अपने आप में काफी बड़ी यूनिट है, ये बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति, उद्देश्य, टाइप या मेथड, सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन, ये सिर्फ इतनी छोटी यूनिट नहीं है, बस ये भ्रम में मत रहना। सिलेबस में तो 4-5-6 लाइन ही दी हुई है, वही 4-5-6 लाइन को मैंने और शॉर्ट करके आपके लिए बता दिया यहाँ पे। हाँ, एक चीज जो लिखी है, आईसीटी का क्या प्रयोग होता है इसके अंदर शोध में, भाई आपके लिए आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हो आप आपकी शोध प्रक्रिया में, इसमें भी सॉफ्टवेयर, मेथड, बहुत सारी चीजें जो हमको पढ़ना पड़ेगी आगे चल के। देखिए मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको एक खाका खींच रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है। जब एक एक करके हम चीजें पढ़ेंगे ना, जब स्टार्ट करेंगे हम थ्योरीज पढ़ना, तब हमको समझ में आएंगे, अच्छा ये इतना, अच्छा इसके अंदर कितना पढ़ना होता है, वो सब चीजें फिर समझ में आ जाएंगी आपको। और देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट और रह गया आपके, इसके चरण पूछे जाते हैं, शोध के चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कि जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परिकल्पना बनाएंगे। हाँ, इसके अंदर हमको जब ये इसी के अंदर आ जाएंगे, शोध के जो चरण है ना, इसी के अंदर हम परिकल्पना बनाते हैं सबसे पहले, फिर डाटा कलेक्शन करना, फिर उसका एनालिसिस करना, उसके उपकरण क्या होते हैं, कौन कौन से उपकरण का यूज करते हैं, डाटा का एनालिसिस करके फिर निष्कर्ष के, ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने भी अपने अपने सिद्धांतों में बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। तो जब हम पढ़ेंगे यूनिट को तो और डिटेल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगली यूनिट आते हैं, ये नोट कर लेना, अगर आप चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, मेरे लिए आप इतना तो पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी यूनिट, 10 यूनिट के नाम तो अच्छे से याद हो फाइनली। इसके बाद जब पढ़ेंगे अच्छे से तो और अच्छे से चीजों को समझ लेंगे। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 क्या है देख लेते हैं, चलिए। यूनिट नंबर 3 में आपको ऐसे ही बता देता हूं, आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अच्छे से पीवाईक्यूज लगा लेना, ताकि आपको पूरा पेसेज पढ़ने के बाद, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा पेसेज पढ़ना है आपको, फिर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, ये 5 नंबर फ्री के मिलते हैं यूजीसी में, यानी सिर्फ आपका असली कंपटीशन रहता है 45 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 प्रश्न आपके बनते, मैक्सिमम बच्चे करके सही आते हैं, वो सबके सही होते हैं, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेसेज से आउट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट बेस यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे बहुत अच्छे वो प्रश्न बन जाएंगे। यूनिट नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट तो सभी इंपॉर्टेंट है, 50 प्रश्न आना, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न लेकर चलेंगे तो हर एक यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यूनिट नंबर 4 है आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण। अब देखिए ये क्या होती है, देखिए
मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है? वार्तालाप ना, एक दूसरे को अपने संदेश का आदान प्रदान करना। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपकी बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन अब जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो क्या होते हैं, सामने वाला एक व्यक्ति आपसे बात करता है, बदले में आप भी उसको फीडबैक देते हैं। तो यही कम्युनिकेशन पढ़ना, नहीं संचार की पूरी एक प्रक्रिया हम इसमें इसमें कुल मिला के हम संचार ही पढ़ते हैं। संचार संप्रेषण कह लीजिए, संचार ही हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? संचार की परिभाषा, संचार की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। संचार क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन उपकरणों का यूज किया जाता है, संचार के क्या प्रकार होते हैं, संचार की विधियां क्या होती हैं, कुछ आईसीटी का पार्ट भी इसमें पढ़ा जाता है। क्योंकि संचार आप जब कर रहे हैं तो देखिए, ईमेल क्या है, ईमेल भी एक संचार ही है, वो आईसीटी में भी है और यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। दूसरी, कुछ मूवीज के नाम आपको यहाँ इस बार काफी मूवीज के नाम पूछे हैं। आला मारा का पूछा था, आपकी जो है आला मारा मूवी जो हमारे हिंदुस्तान की एक मूवी है उसका पूछा था, और कुछ पश्चिम की जो मूवी थी उनको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए दे दी थी, उन सब मूवी के लिए बनाना। सबसे पहला संचार किसमें हुआ, जैसे कि न्यूज़पेपर, सबसे पहले शुरुआत न्यूज़पेपर से होती है, फिर रेडियो आता है, फिर कंप्यूटर आता है, फिर टेलीविजन, मोबाइल चल के, और आज हम तमाम तरीके से एक दूसरे से संचार करते हैं। ठीक है, अब इसमें संचार के टाइप्स में आप जब पढ़ेंगे तो कितने प्रकार होते हैं, बातचीत होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये क्या वर्बल, लेकिन मैं आपको इशारा करूं, ये नॉन वर्बल हो जाएगा, यानी अवाचिक संचार भी एक प्रकार होता है। ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ये मैं वो शब्द बता रहा हूँ जो इसमें लिखे हैं आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। एक पूछा जाता है मीडिया के बारे में, अभी मैंने बताया आपको मीडिया कितने टाइप्स थे, मीडिया के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मीडिया के साथ इन्होंने लिखा है समाज। क्यों? क्योंकि समाज में ही तो मीडिया का संचालन होता है, समाज नहीं होगा तो मीडिया का क्या उपयोग? यदि मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो इस मीडिया का प्रयोग कहां होगा? इसलिए समाज के साथ मीडिया को जोड़ के लिखा है। तो उन संबंधों को भी समझने का हम प्रयास करेंगे, जब अपने प्रारंभ करेंगे तब पढ़ना इसको। कुछ वेरियर्स भी होते हैं, यानी कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो बाधाएं भी हम पढ़ेंगे। संचार में कौन कौन सी बाधा, मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा वाईफाई या इंटरनेट यहाँ से बंद हो जाए, तो क्या मैं आपसे संवाद कर पाऊंगा या संप्रेषण कर पाऊंगा? नहीं ना। तो इस तरह के जो वेरियर्स होते हैं वो मानसिक वेरियर्स भी होते हैं, भौतिक भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, बहुत सारे वेरियर्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमको पढ़ना पड़ती, आसान यूनिट है। ठीक है, कुछ नए नए इसमें देखिए, नई नई चीजें भी पूछ, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो सिलेबस में बताई गई हैं, लेकिन जब इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स भी ऐड होते रहते हैं, कुछ नई चीजों को ऐड करती, तो उन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आगे अगली यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है आपकी? तो यूनिट नंबर 5 है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कह लीजिए इसको। ठीक है, एंड एप्टीट्यूड। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, कहूं तो लिख दूं, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें देखिए आपको श्रृंखलाएं पढ़ना पड़ेगा। श्रृंखला यानी कि सीरीज, नंबर सीरीज पढ़ना पड़ेगा, अल्फाबेट वाली सीरीज पढ़ना पड़ेगा आपको। और क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ये तो इजी वाला पार्ट हो गया आपका। कहा ना रीजनिंग, कहोगे सर ये तो रीजनिंग का पार्ट होता है श्रृंखला, लेकिन क्या लिखा है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी और पूछी जाएंगी। क्लियर? और इसमें क्या पूछे जाएंगे आपको वो भी देख लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछा जाएगा। और क्या पूछे जाएंगे? फिर आएगा आपके पास परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत। और क्या पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा आपसे रेशियो, रेशियो अनुपात, अनुपात पूछा जाएगा आपसे। और क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं।
और एवरेज, क्लियर। एवरेज के बाद ये नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि पता चल जाएगा जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जब डीपली आप जाएंगे यूनिट्स के अंदर, तो फिर चीजें और नई नई चीजें निकल कर आती रहेंगी। एवरेज हो गया आपके पास, प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा, लाभ हानि पढ़ना है इनको, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ता है, लाभ हानि, लाभ हानि के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। और क्या पूछा जाता है इसके अंतर्गत, हाँ एसआई आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो आपके जितने भी साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन, ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़ना है। मैं शॉर्ट में अभी चीजें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। और एक जो प्रश्न पूछे जाते हैं दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं जो गलती कर कर आते हैं, क्योंकि मेहनत वाली यूनिट है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो इन सब पर अच्छे से काम करना। तो यूनिट नंबर आपकी 5 है ही है, इसीलिए ये है जो पेपर है ना आपका, पेपर 1 थोड़ा सा जटिल बन जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, आइए समझ लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 6, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति युक्त तर्क, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बता देता हूं आपको, इसमें आपको पढ़ना है एक इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक, भारतीय न्याय स्कूल। और क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसके अंदर आपको पढ़ना है फैलेसीज, फैलेसीज पढ़ना है, जिसमें आप आर्ग्यू, तर्क, दोष, सही गलत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें समझेंगे। बहुत बच्चे गलत कर कर आते हैं, 2 से 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं सिर्फ इसी लाइन से, इन दोनों से 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न मैक्सिमम बच्चे गलत कर कर आ जाते हैं जब वो इसका अभ्यास नहीं करते। तो और क्या पूछते जाएंगे इसमें, इसमें आपको पूछा जाता है ये प्रमाण, प्रत्यक्ष, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, बहुत प्रश्न आते हैं इन सबसे, बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। कुछ नॉर्मल प्रश्न है वो बनेंगे आपके यहाँ से, है ना, जब हम यूनिट करेंगे प्रारंभ तो और अच्छे से इन सबको समझ लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने लिखवा दी थी अभी आपको। अगली यूनिट आते हैं, अगली यूनिट कौन सी है आपकी, अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 7। 7 यूनिट क्या कहती है देख लीजिएगा। 7 यूनिट है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या करना। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें देखिए एक चार्ट आ जाएगा, या अलग अलग तरीके से कुछ चीजें दे दी जाएंगी आपको, आंकड़े यानी कि एक डेटा दिया जाएगा, और डेटा के आधार पर आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। उन 5 प्रश्नों को आपको इसमें सही करना होता है। ये सिर्फ उसी चार्ट के आधार पर, बहुत सारे आरेख में, वेण आरेख में दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ में आ सकता है, या सिंपल ऐसा चार्ट बना के दे दिया जाएगा आपको। तो इन 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है, ठीक है। अब इसमें किस आधार पर आते हैं, सबसे पहले तो आपको इस पे अगर ये प्रश्न तभी बनेंगे जब आपका मैथ अच्छा होगा। इसमें क्या क्या, इसमें आ जाएगा आपका परसेंटेज, रेशियो, मेनली यही 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज निकालना अच्छे से आना चाहिए, रेशियो निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये प्रश्न आसान है, और आपको डिवाइड वगैरह करना ये सब अच्छे से आना चाहिए। तो ये यूनिट में आपके 5 प्रश्न कोई नहीं छीन सकता। बहुत बच्चे गलत कर कर आते हैं डीआई में, और वो जेआरएफ की रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक यूनिट, यहीं रख देते हैं, यूनिट नंबर
8, यूनिट नंबर 8 कौन सी यूनिट है आपकी, देख लीजिए, बहुत अच्छी यूनिट है, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, तो नोट करते रहिएगा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ICT के अंदर हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको मेमोरीज पढ़ना है। इसके अंदर का कंप्यूटर मेमोरीज की बात कर रहा हूँ, आप सबकी मेमोरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी मेमोरी पढ़ना है, कंप्यूटर की मेमोरीज पढ़ना है आपको, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ना है। फिर इसके अंतर्गत रैम रोम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर से इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ता है, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर देखिए, मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके पर ICT के टूल्स पढ़ना पड़ता है। ICT के टूल से प्रश्न आते हैं बहुत सारे, कभी कभी पूछ लेते हैं टूल से, ईमेल वगैरह से प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ से। और क्या आएंगे यहाँ पर, हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर, साथ में इसमें एक चीज और पूछी जाती है, कंप्यूटर से ही प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर का विकास इसमें पूछा, वहां से प्रश्न पूछ लेते हैं, क्लियर। और इंटरनेट पूछ लेंगे, इंटरनेट से प्रश्न बनते हैं, इंटरनेट जब हम पढ़ेंगे तो पूरा विकास पढ़ते हैं, इंटरनेट कितने टाइप से होता है, वाईफाई पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे, ये नेटवर्क लिख लीजिए आप, सभी प्रकार के नेटवर्क हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, क्लियर। अब देखिए, ये तो वो चीजें जो सिलेबस में लिखी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिर भी पूछी जाती है, लेकिन लिखी नहीं, क्योंकि संबंध इसी से है, न्यू न्यू चीजें ऐड हो जाती हैं। कुछ अगर इनिशिएटिव आ गया आपका, UGC या भारत सरकार लेकर आती है शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो वो वहां से उठा ले, करंट अफेयर से प्रश्न पूछ लेंगे आपके, ठीक है। एक गवर्नेंस, एक चीज और पूछी जाती है यहाँ से, ICT एंड गवर्नेंस से क्या रिलेटेड है इसका, ठीक है। ये चीजें हमको समझना है। मेलवेयर पूछे जाएंगे, वायरस पूछे जाएंगे, बहुत सारे वायरस पढ़ना पड़ेगा, एंटीवायरस पढ़ना पड़ेगा, रैनसमवेयर पढ़ना पड़ेगा, और रैनसमवेयर है आपका एक, बहुत सारे ऐसे वायरस पूछे जाते हैं प्रश्न से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ डिजिटल इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से, अगर कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं ना, तो हमको बहुत सब पढ़ना पड़ता है, डिजिटल इनिशिएटिव भी देखना पड़ेगा, कौन कौन से, कोई से नए अगर डिजिटल इनिशिएटिव भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आती है, तो उन सबको भी हमें पढ़ना, अभ्यास करना पड़ता है, क्लियर। और देख लेते हैं, मेनली इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 और 10, 2 यूनिट और आपकी बची हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, क्योंकि इस पर हम 5 घंटे भी चर्चा करेंगे ना तो कम पड़ेगी। एक एक यूनिट को अगर मैं चर्चा करने बैठ गया ना आपके साथ, तो ये 5 घंटे क्लास भी कम पड़ जाएगी इस सिलेबस को कवर करने की, चीज को समझाने के लिए। यूनिट नंबर 9, पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। मानव विकास तथा पर्यावरण, इसके अंतर्गत हमको क्या कहते हैं कि सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस दिया गया, इसमें संपूर्ण पर्यावरण पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। करंट से बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, करंट से प्रश्न पूछ लेंगे। इसमें हमको SDG पढ़ना पड़ेगा, सतत विकास लक्ष्य पढ़ना पड़ेगा, मिलीनियम विकास जो आपकी मिलीनियम गोल्स हैं, शताब्दी विकास लक्ष्य, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी भी पर्यावरण संबंधी आपकी समिट्स होती है, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। समिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समिट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, पॉल्यूशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉल्यूशन पे प्रश्न आते हैं, बायोकेमिकल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कोई भी इंटरनेशनल घटना पूछ ली जाती है, जो आपदा या फिर इसे आपदा कह सकता हूं मैं, आपदाएं पूछ ली जाती हैं, आपदा का प्रभाव पूछ लिया जाता है, आपदा का कारण पूछ लिया जाता है। इस तरह की चीजें इस प्रश्न में, इस यूनिट में पूछी जाती है।
और अभी जैसे कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है सौर ऊर्जा पे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें हमको समझना है। पारिस्थितिकी से प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी जैसे आप कहते हैं, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी सिर्फ आपको मुख्य मुख्य चीजें बता दे रहा हूँ। क्लियर। यूनिट नंबर 10 आते हैं। इसमें एक चीज और पूछते हैं यूनिट नंबर 9 में, क्या जीवाणु रोगाणु, लेकिन वो प्रदूषण का पार्ट है इसलिए मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं। यूनिट नंबर 10 ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत फैक्ट आते हैं। हायर एजुकेशन, बस लिखा इतना है हायर एजुकेशन, लेकिन पूछा पता नहीं क्या क्या जाता है। हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा, सबसे सरल लगती है आईसीटी, सबसे छोटी यूनिट, सबसे अच्छी यूनिट, परफेक्ट वाली यूनिट। और ये है हायर एजुकेशन। इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है तो वो बता देता हूँ। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से। अब शिक्षा प्रणाली में पता है क्या है, एक तो पूरी प्रणाली समझना है, और पुराने जितने भी विश्वविद्यालय वहां से बहुत हर साल यहाँ से एक प्रश्न तो आना ही आना है। एक प्रश्न पक्का, एक प्रश्न पक्का, अच्छे से करके जाना है इसको। बहुत अच्छे से करेंगे, निश्चिंत रहे। जब अपन इस यूनिट को पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। और क्या पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, शिक्षण संस्थान पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटियां पूछते हैं, जितनी भी हमारी शिक्षण की संस्था हैं, वो सारी सारी शिक्षण जो आयोग हैं आपके, शिक्षण संस्थान आयोग। और ये पता ना पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, यहीं से लेके प्राचीन से लेके वर्तमान तक पूरा। 2025 में यदि कोई नई चीज अगर आई है ना यहाँ से, तो भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन से भी, ठीक है। जैसे कि आपके स्वयं प्रभा वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा। एनईपी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके पास, कोई सी भी एनईपी से, नॉर्मली 2020। एनईपी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आयोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट के लिए आपको। ये सारी चीज अच्छे से पढ़ना है, हमारे जितने भी आयोग हैं, शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स हैं। क्लियर। मेनली यही चीज है, इन्हीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और कुछ चीजें एथिक, नैतिकता भी इसमें एक पार्ट है। पर्यावरण को जोड़कर भी एक पॉइंट दिया हुआ है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से यूनिट को समझेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो 10 यूनिट थी, बहुत ज्यादा हमने डिटेल से चर्चा नहीं की है इस क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके लिए लगभग 2-3 घंटे भी कम पड़ते हैं सिलेबस को समझने के लिए। लेकिन जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे इन सब यूनिटों को, तो हम और अच्छे से इनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी, मे बी 2 से 3 दिन के अंदर, हम यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की लाइव क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक यदि राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म से या मुझसे नहीं जुड़े तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही था आज की क्लास में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मेहनत करते रहें। जय हिंद।